दोस्तों कुछ फ्रेम में गड़बड़ी हो रही है तो अकेले ही सेट करना पड़ता है दोस्तों। जरा सा हम स्टार्ट करते हैं। उस स्टिकर की सेल में सिर्फ एक क्लिक पड़ी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको हम
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे देश में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इसके पीछे के कुछ रीजंस है, उस पर हम बात करेंगे। आज आपको कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंडिया में हर साल 26 जनवरी मनाया जाता है और बहुत ही गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है गणतंत्र दिवस को। इस दिन दोस्तों केवल राष्ट्रीय पर्व के रूप में ही इसको नहीं मनाया जाता, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण और प्रतीक है जिसमें भारत खुद अपनी संप्रभुता, समाजवाद और निरपेक्षवाद, लोकतांत्रिक एक तंत्र को, गणराज्य को दिखाता है, दर्शाता है और उसको अपना एक धरोहर मानता है। और इसमें अपनी सारी जितनी भी क्षमताएं होती है वो भारत अपने लाल किला पे उस चीज को दिखाता है। आपने कभी ये सोचा होगा कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, तो उसे लागू करने में 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? क्या आपको ये बात पता है? 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, जबकि ये 2 महीना पहले बन गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख के बन के तैयार था, लेकिन 2 महीना का इंतजार किया गया। 26 जनवरी का तारीख भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको ऐसा किया गया। साल 1947 में इसी दिन लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ कुछ पूर्ण स्वराज की मांग की थी, घोषणा की थी। ये दिन जो था वो 26 जनवरी की दिन थी, 1930 का समय था। उसी समय भारतीय अधिवेशन पास हुआ था जो लाहौर में, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूरी आजादी की मांग की गई थी। इसीलिए इसको हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को ही इस अधिवेशन के यादगार में 26 जनवरी को ही गणतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन ये संविधान को पारित घोषित किया गया था। और ये 26 जनवरी 1930 में देश भर में पहली बार स्वतंत्रता के रूप में मनाया गया। पहली बार ये मनाया गया तिरंगा के साथ 1930 में 26 जनवरी को। अंग्रेज शासन से मुक्ति का संकल्प लिया गया उसी समय। यही कारण है कि यह तारीख जनमानस के हृदय में ये, जिसका बोलते हैं आजादी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा, ये बात तो सबको लगभग पता है कि भारत का संविधान लिखने में एक बहुत लंबी और गहन प्रक्रिया थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। दोस्तों इसको लोग कुछ गलत इंटरप्रेट करते हैं कि 1 मैन आर्मी की तरह। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत ही ज्ञानी महापुरुष थे, आम इंसान नहीं थे। आम इंसान की बस की बात भी नहीं है किसी भी चीज को इतनी सहजता से और आसानी से कह देना, बोल देना और उसको जी के दिखाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक अच्छाई थी। तो उनकी अध्यक्षता में संविधान को तो लिखा गया। इसमें गठित संविधान में सम्मिलित में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ऐसा बताया जाता है। संविधान का निर्माता कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, पूरी तरीके से पारित कर दिया गया था, लेकिन इसको लागू करने के लिए समय जो चुना गया, जो टाइम था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके लिए जो मुख्य कारण है वो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, मैंने अभी आपको बताया। इसीलिए ये दिन रखा गया, ये डेट को रखा गया। 26 जनवरी 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पारित किया। 1935 को पूरी तरह समाप्त हुआ और भारत में संविधान लागू हो चुका। उस समय 1950 के समय पे देश में खुद का कानून बनाया, देश ने खुद का एक कानून व्यवस्था बनाया, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से लागू किया। तब से ये 26 जनवरी के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस के रूप में। भारत के जो प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को ही मनाया गया था। उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनने राष्ट्रपति भवन में इस बात की शपथ ली थी। उस समय से ये शुरू हुआ था। ध्वजारोहण उस टाइम ही पहली बार हुआ था गणतंत्र दिवस में।
गणतंत्र दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस पे पहली बार उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में ध्वजारोहण किया गया था। रिपब्लिक डे को आज भी उसी तरह भव्य परेड के साथ मनाया जाता है। आप अगर लाल किला पे देखेंगे तो आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि सेना और प्रशासन उस समय पे उतनी अच्छी सेना की व्यवस्था नहीं थी, तो पहले वो सब नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में पूरी तरीके से सुसज्जित तरीके से इसको मनाया जाता है दोस्तों इंडिया में। पहले ये समारोह कभी कहीं इडविन गार्डन करके कोई था, वहां पे मनाया जाता था नेशनल स्टेडियम के नाम पे। और 2026 के लिए क्यों ये खास था वो आपको मैंने बता ही दिया। इसमें कुछ और है दोस्तों, गणतंत्र दिवस के कई मायने हैं। ये एक ऐतिहासिक दिन है। इसी साल गणतंत्र दिवस परेड की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। परेड में पहली बार स्वदेशी लाइटों का कमांडो बटालियन का भैरव बटालियन का अपना दमखम दिखेगा। भैरव बटालियन एक नई बटालियन बनाई गई है दोस्तों, बहुत ही दमदार बटालियन बनाई गई है। किसी भी चीज से, चाहे वो टेक्निकल मामला हो, जितने भी टेक्निकल्स, ड्रोन फायर्स, जो भी एक बोलते हैं ना कि आजकल टेक्नोलॉजी से लड़ाई जीती जा सकती है, हथियारों से, साइबर अटैक से, इन सब चीजों में जो भैरव बटालियन है वो टॉप पे है। ये इंडिया ने पहली बार इसको बनाया है और उसमें आज के परेड में वो भी दिखेगा आपको, भैरव बटालियन। डिजिटल इंडिया नारी शक्ति का भी बात है। नारी शक्ति संगम परेड में झांकियां दिखेगी इस बार 2026 में। 2026 का भारत आज में केवल परंपराओं और सम्मानों का ही सम्मान नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भी दुनिया को राह दिखा रहा है। आपको पता होगा, अभी रिसेंटली की बात है कि यूनाइटेड यूनियन की जो अध्यक्ष हैं वो आई थी और आज भी शायद वो इंडिया में ही है, ऐसा सुनने को मिला है। सुनने को क्या मिला है दोस्तों, चीफ गेस्ट के रूप में आज इंडिया में आई है। आज रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगी वो। और ये आज के दिन इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन का जो संबंध है वो अच्छे हो रहे हैं। अच्छे होने में दोस्तों इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ही बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैं आपको बता दूं एक छोटा सा, अब हम 26 जनवरी से थोड़ा सा हटके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? अचानक से यूरोपियन यूनियन इंडिया से हथियार क्यों खरीद रहा है? इसके पीछे का कारण भी है दोस्तों। इसके पीछे का कारण है हमारे ट्रंप चाचा। सॉरी दोस्तों, जरा प्यास लगी थी तो सोचा पानी पी लूं। फील हो रहा था पानी शरीर फील करवाता है कभी कभी, या यू हैव टू टेक वाटर राइट नाउ। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि ये अचानक से यूरोपियन यूनियन इंडिया से हथियार क्यों खरीदने लगा। दोस्तों इसमें बात कुछ ऐसी है, जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो ट्रंप की सरकार बनी नहीं थी। ट्रंप आने वाला था। ट्रंप ने बोला कि दोस्तों आते ही मैं एक दिन में रसिया और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दूंगा, आते ही मैं अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना दूंगा, सबसे बड़ी सुपर इकोनॉमी बना दूंगा, यहाँ के लोगों के लिए सबसे सस्ता खाना पीना हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। और जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो जितने यूरोप के देश के कंट्री है, जितने यूरोपियन कंट्री हैं, वो सब अमेरिका से सवाल पूछने लगे। भाई तुम तो बोले थे कि हम यूक्रेन का साथ देंगे, रसिया को 2 मिनट में खत्म कर देंगे, रसिया को पछाड़ देंगे, ये कर देंगे, युद्ध बंद करवा देंगे। तुमने तो कुछ नहीं किया, कुछ कर भी पाओगे या नहीं। इन्हीं सब चीजों के बौखलाहट में ट्रंप ने क्या बोल दिया कि अपने अपने हथियार और सुरक्षा की गारंटी जितने भी छोटे देश है, जितने नेटो कंट्री है, जिसको जो अमेरिका को अपना बात समझ बैठे थे कि कुछ भी होगा अमेरिका हमें बचा लेगा, अमेरिका ने हाथ खड़े कर लिए। अमेरिका बोला नहीं भाई, आज से अब से ऐसा नहीं होगा। अपनी सिक्योरिटी की गारंटी, अपने हथियार की गारंटी खुद से लो, तो हम बीच में नहीं पड़ेंगे, हम बीच में नहीं आएंगे। ऐसा साफ साफ बोल दिया अमेरिका ने, ट्रंप ने। तब दोस्तों दुनिया के पास एक और कमी थी तब के समय पे।
रसिया सबको हथियार देता था, रसिया युद्ध में बिजी है, रसिया खुद अपना हथियार बना रहा है और हथियार बेच रहा है। तो दोस्तों उसमें भी दिक्कत आ गई कि रसिया भी देने को मना कर दिया। मना क्या कर दिया, जब उसके पास है ही नहीं, वो तो अपना बना रहा है और चला रहा है, अपने फैक्ट्री में हथियार तैयार कर रहा है और वो अपने यूक्रेन पे चला रहा है, अपने देश की जो लड़ाई खुद लड़ रहा है। तो वो जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, उन सबको भी हथियार की जरूरत पड़ी। इधर चाइना से भी डरे हुए कुछ फिलीपींस हैं और भी देश हैं जो चाइना से डरे हुए हैं, उनको भी हथियार चाहिए। तो वो फुलफिल कौन करेगा दुनिया में? इंडिया इसी का फायदा उठाया और इंडिया अभी प्रोडक्शन में राइजिंग पावर बन रहा है, स्टार्ट कर रहा है अपनी। पहली बार आपने सुना होगा कि इंडिया में अब डिफेंस का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। दिस इज अमेजिंग। वैसे बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हमने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया भी कभी हथियार बनाएगा और हथियार बेचेगा भी। ये भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि अब इंडिया हथियार बना भी रहा है, बेच भी रहा है। और दोस्तों लक्ष्य भी है कि 1947 तक 50,000 करोड़ से ऊपर का धंधा करना है इंडिया को। 50,000 करोड़, हाँ दोस्तों, $50 बिलियन अगर यूएस डॉलर में देखा जाए तो ऐसा कुछ आंकड़ा है। इसको पार करना है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी पार कर जाएगा, क्योंकि अभी 20,000 करोड़ तो ये कर चुका था 2025 के एंड आते आते ही। और अब दोस्तों दिख रहा है कि ये अब इंडिया बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्य को छू लेगा और बहुत जल्दी पार कर लेगा, ऐसा देखने से लग रहा है दोस्तों। आगे की जो न्यूज है दोस्तों, आज के डेट में हमारी जो मेहमान आई हैं वो कोस्टा उर्सुला, ईयू की जो चीफ मेंबर हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। यूरोपियन संघ के जो सबसे शक्तिशाली नेता, यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कास्ट्रो है, वो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता करती हैं। उनको एक मुख्य अतिथि के तौर पे भारत में आमंत्रित किया गया है। राजकीय यात्रा पे वो है, स्टेट्स विजिट पे 25 तारीख से ही है, 27 तारीख तक रहेंगी ये यहाँ पे। इस दौरे का उद्देश्य तो आपको पता ही होगा, पहले ही यूरोपियन यूनियन और इंडिया में जो डिफेंस डील हुई है, रक्षा व्यापार जो बात चल रही है आगे, उस पे ही बातचीत के चक्कर में इंडिया या कोई भी देश, देखो आज की दोस्तों सच्चाई यही है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास हथियार है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, दुनिया उसी का लोहा मान रही है। और कोई अपना रो के, अपनी गरीबी दिखा के, अपना इमोशनल ब्लैकमेल फुलनेस दिखा के कोई कुछ भी साबित नहीं कर सकता, ना कोई जंग जीत सकता है, ना कुछ कर सकता है। जिसके पास पावर है, पैसा है, हथियार है, मिलिट्री है, जो ताकतवर है, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, जो पैसा लगा रहा है अपने डिफेंस सेक्टर में, अपने आप को मजबूत कर रहा है, उसी का बोलबाला है आज की दुनिया में। जो कमजोर है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल ही पूछने वाला नहीं है। आप सीधे शब्दों में आप यही समझ लो, कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। और आगे दोस्तों हम बात करेंगे, और भी बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है आज की, तो आपके साथ हम साझा करेंगे। और आगे दोस्तों कुछ न्यूज है, लाइक यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में बहुत गहरी रिश्ता बढ़ता जा रहा है, देखने को ऐसा मिल रहा है। इंडिया टू स्लैश टैरिफ ऑन कार टू 40% इन ट्रेड डील विद ईयू, सोर्सेज से। अब इंडिया ने क्या किया दोस्तों, इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ 40% अपना घटाकर, जो भी उसका पहले टैरिफ था उसको 40% तक ले आया है घटा के। कार की डील्स की मैं बात बता रहा हूं। ऑफर पे ऑफर दे रहा है इंडिया यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को, कि भाई देख लो, हमसे डील कर लो, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा, हम किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करते। अगर हम हथियार देंगे और तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें दोबारा भी देंगे। अमेरिका की तरह नहीं भाई कि जब कोई वॉर में फंस गया,
अमेरिका सीधे हाथ उठा लेगा कि हमने तो F-16 दिया था, उसमें मिसाइल जो लोड करने वाला होता है हमारे पास है ही नहीं भाई साहब, कहां से दूं। तो अमेरिका एक दोगला देश है, वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, ये पूरी दुनिया जानती है। और ये अरबों के पीछे, गल्फ कंट्री के पीछे भी क्यों पड़ा रहता है, क्यों बर्बाद करने के चक्कर में रहता है, वो भी सबको पता है। कोई पीस वीस नहीं चाहता, कोई आतंकवादी संगठन को खत्म नहीं करना चाहता, लालची इंसान है, तेल के चक्कर में ये सब करता है। इसने अपनी लालच का एक ठिकरा वेनेजुएला के राष्ट्रपति पे फोड़ ही दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलसन मंडूरो को उठा ले गया अमेरिका। उसकी क्या गलती थी बेचारे की? दुनिया में उसने बोला कि अमेरिका में ड्रग्स भेजता है इसलिए हम इसको उठा लिए। आप खुद सोचो दोस्तों, अमेरिका में अभी भी ड्रग्स दुनिया के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा लिया जाता है, परसेंटेज वाइज भी, नंबर वाइज भी। अमेरिका में तो एक ऐसा जगह ही है जिसको दोस्तों हम बोलते ज़ॉम्बी सिटी। मैं उसके बारे में जरा बताता हूं आपको कि ये ज़ॉम्बी सिटी क्यों कहा जाता है। इसको मैंने एक बार पढ़ा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ड्रग्स लेते हैं और ज़ॉम्बीज की तरह ही झुक के चलते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वहां लोग ज़ॉम्बी की तरह ही बिहेव करते हैं। और ये कोई ज़ॉम्बी वो रियल वाले ज़ॉम्बी नहीं है, इनकी हालत ऐसी हो चुकी है ड्रग्स लेते लेते, कोई मुड़ के चल रहा है, अपनी पैरों पे कोई खड़ा नहीं हो पाता है वहां पे। यहाँ के लोग बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह ही बिहेव करते हैं, क्योंकि नशे में रहते हैं, नशे की रिक्वायरमेंट होती है, नशे की जरूरत होती है, बिल्कुल पागल हुए रहते हैं लोग। तो उसको ज़ॉम्बी सिटी इन अमेरिका में है ये दोस्तों। आप अगर पढ़ेंगे उसके बाद में बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग टाइप का स्टोरीज है वहां पे। इतने नशे और ड्रग्स में लोग डूबे हुए रहते हैं। और वो एक मंडूरो पे ठिकरा फोड़ दिया कि मंडूरो हमारे देश में बहुत ज्यादा ड्रग्स बेचता है, अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, चलो ड्रग्स के नाम पे उठा लिया। ये कोई बात होती है? ड्रग्स के नाम पे उठाया और तेल पे कब्जा कर लिया भाई। आगे दोस्तों, ईयू के लिए 40% जो टैरिफ लाया है घटा के इंडिया, उसमें कुछ न्यूज है दोस्तों। इंडिया ईयू टू अनाउंस काउंसिल ट्रेड्स टॉक इन ट्यूसडे, lower tariff is for some important car price over 1,50,000 euros सोर्सेज से कुछ गाड़ियों पे कम हुआ है, ऐसा पता चला है दोस्तों। और इसमें आगे दोस्तों और क्या है, और EVs will see no tariff cuts for first 5 years सोर्सेज से। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की भी बात है, टैरिफ कट्स अ बूस्ट फॉर VW, रेनॉल्ट, मर्सिडीज एंड BMW। दोस्तों, भारत और ईयू को मंगलवार को जो बातचीत हुई, साफ हिंदी शब्दों में बताता हूं, उसकी बातचीत खत्म होने के बाद ऐलान हुआ, ऐसा सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि जितने भी 1.5 लाख यूरो तक की कीमत वाली जो कार है उस पर टैरिफ कम किया जाएगा। और ये भी पता चला है कि जो EV व्हीकल्स हैं 5 सालों तक टैरिफ में कोई कटौती नहीं होगी। और टैरिफ कटौती से जो वोक्सवैगन है, रेनॉल्ट है, मर्सिडीज है, BMW है, ये सब जो इंडिया में बनती थी और अमेरिका के टैरिफ लगने की वजह से जो नुकसान हुआ था इंडिया को ईवी सेक्टर में, वो अब दूसरे जगह से फुलफिल होगा। इंडिया दूसरी जगह से फुलफिल करेगा, यूरोप में फुलफिल करेगा, साउथ अफ्रीका में फुलफिल करेगा। अपने मार्केट बहुत बड़ी है दुनिया की। अमेरिका क्या सोचता है? अमेरिका के टैरिफ लगा देने से क्या इंडिया खत्म हो जाएगा? नेवर। Don't think that much poor and that much nonsense like you, Trump। चच्चा को पता नहीं कौन एडवाइस करता है, जब जो मन करता है करते रहते हैं। अब अपने ही भाइयों पे चढ़े हुए हैं कि भाई हमको ग्रीनलैंड दे दो, ग्रीनलैंड दे दो। कैसे कोई दे देगा भाई? दोस्तों, 25 जनवरी को आई थी, ये तो पता ही है आपको, यूनाइटेड यूनियन की जो चीफ थी ब्रुसेल्स, भारत में यूरोपियन यूनियन के ई इंपोर्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कार पे टैरिफ 110% पहले था, उसको घटा के मैंने बताया अभी आपको 40% कर दिया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समझौते पे भी बात हो रही है। दोनों देशों के बीच में बड़े बाजार हैं,
उस बाजार में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। बातचीत में जो आगे पता चला दोस्तों, नरेंद्र मोदी 27 देशों के ब्लॉक से आने वाले कुछ लिमिटेड कारों पर टैक्स तुरंत कम करने की सहमति दी अपने कार एक्सपोर्टर्स को कि इस बारे में सोचिए, देखिए और जल्दी एक मीटिंग बिठाइए जिसकी इंपोर्ट कीमत 1.5 लाख तक की, सॉरी एक्सपोर्ट कीमत 1.5 लाख तक हो, 1.5 लाख यूएस डॉलर या फिर यूरो, यूरोपियन यूनियन का जो यूरो चलता है उसमें ये डील हो। और ये डील दोस्तों बहुत अच्छा है, ऑप्शन हमेशा लेके चलना चाहिए, वही इंडिया कर रहा है। इंडिया हर चीज में खुद को अब डाइवर्सिफाई कर रहा है। तेल भी लेना है 50 देशों से लेंगे, अलग अलग देश से अलग अलग माल लेंगे। अगर मान लीजिए आपको 20 किलो की जरूरत है, आप 4 लोगों से सामान ले रहे हैं 5-5-5-5, और एक दूसरा आदमी है उसको 20 किलो की जरूरत है, वो किसी एक ही इंसान से ले रहा है 20 किलो का सामान। अगर उसको एक आदमी एक दिन नहीं दे पाया, गलती से मान लीजिए कभी हो जाता है, मिस हो जाता है, दूध ही हम लोग लेते हैं, किसी दिन दूध वाला नहीं दिया, तो उसके पास तो 20 का 20 किलो माल नहीं आएगा ना। और जो दूसरा आदमी है जो 4 लोगों से ले रहा है, उसका अगर एक फेल मार दिया तब भी उसके पास 15 किलो तो आ जाएगा, 5 किलो नहीं आ पाएगा। ऐसे ही इंडिया कर रहा है, अब अपने आप को हर चीज में डाइवर्सिफाई कर रहा है। तेल भी लेंगे, अलग अलग देश से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स लेंगे। अगर कभी एक देश देना बंद कर दिया तो 2 देश तो देंगे, काम तो चलेगा, काम नहीं रुकेगा ना, ब्लैक में मार्केटिंग नहीं शुरू होगी ना, वो आपातकाल की परिस्थिति नहीं आएगी ना। ऐसे ही एक्सपोर्ट में भाई तुम सामान नहीं खरीदोगे, तुम टैरिफ बढ़ाओगे, हम दूसरे देश में बेचेंगे, तीसरे देश में बेचेंगे, चौथे देश में बेचेंगे। तो ऐसी ऐसी बात है दोस्तों, इंडिया में सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है फॉर द फ्यूचर में इंडिया के रास्ते खुले रहेंगे तो इंडिया और भी कोई कदम उठा सकता है। अगर जब रास्ते ही नहीं खुले रहेंगे तो क्या कदम उठाएगा। और दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के जो है कई सारे देश आते हैं इसके अंतर्गत। इसकी चीफ जो डील हुई है उसमें ये पता चला है ब्रह्मोस की भी डील है, आकाश की भी डील है, अग्नि मिसाइल की भी डील है, और अपना जो एक कौन सा हेलीकॉप्टर नया वाला बनाया है इंडियन जो हेलीकॉप्टर बना है, इंडिजिनस मेड फाइटर हेलीकॉप्टर है जो दोस्तों, उसका नाम मुझे भूल रहा है, अभी मैं आपको देख के बता रहा हूं। जो अभी क्रैश हो गया था रिसेंटली तो बहुत मजाक उड़ाया गया था, एचएल बनाया है। एचएल तो एक दोस्तों जैगुआर भी है उसमें, स्पाइस जेट, जैगुआर, एचएल जो चेतक बनाया है, चेतक की अभी तो खैर वो चल रहा है, बन रहा है। तो इसमें जो मैं आपको बताने वाला था, जैगुआर की भी डील हुई है, जैगुआर टाटा बना रही है। अभी दोस्तों और भी आने वाला है, एचएल एक किरण नाम से भी फाइटर हेलीकॉप्टर बना रहा है, एचएल एलिवेज बना रहा है, प्रचंड भी बना रहा है, H-64 अपाचे भी बन रहा है, इंडियन मेड इन इंडिया। एयरबस से भी C-295 कुछ कॉम्बिनेशन में बन रहा है, आपस में मिलके बना रहा है इंडिया और एयरबस। C-17 ग्लोब मास्टर फिर से बनाया जा रहा है मॉडर्नाइज तरीके से। बहुत सारे फाइटर जेट है दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया में बहुत तेजी से बन रहे हैं, और इसमें एयरफोर्स और नेवी की भी सॉरी दोस्तों कुछ ज्वाइंट ऑपरेशंस चल रहे हैं दोस्तों। इसमें और भी बहुत कुछ आएगा, पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। और दूसरा एक और जो खबर है वो ये है कि ट्रम्प अब अपनी औकात में धीरे धीरे वापस आ रहा है, क्योंकि ट्रम्प को पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया गया है। अभी आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो इकोनॉमिक समिट हुआ था डावोस में, वहां पे सारे आए हुए थे,
तो वहां पे जो कनाडा का नया राष्ट्रपति है, मार्क हेनरी नाम है उसका, कनाडा प्रेसिडेंट जो नया वाला है, मार्क कैनरी या हेनरी नाम है, मैं आपको बताता हूं अभी। मार्क हेनरी ने बहुत बुरी तरीके से, मार्क कार्डनी उसका नाम है। मार्क कार्डनी ने पूरी दुनिया को एक तरीके से आईना दिखाया और बोला कि भाई अब जो बड़े देश है वो छोटे देश को निगलना चाहते हैं। अगर तुम लोग छोटे और मीडियम आपस में मिल के बड़े देश का सामना नहीं करोगे तो ये तुम्हें खा जाएंगे, पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे और तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सामने एग्जाम्पल है वेनेजुएला का, उसने बोला, और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और यूरोप में ऐसे देश हैं, फ्रांस है, ब्राजील है, इटली है, जर्मनी है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब अगर आपस में मिल जाए तो बिल्कुल, ये पूरी दुनिया जानती है कि चलो अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा ताकत है, ठीक है, लेकिन तुम छोटे छोटे लोगों को आपस में डरा के, जब वो समय नहीं था, वो समय अब बीत गया, अब आ गया सोशल मीडिया का समय। एक एक इंफॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड दुनिया में कहां पहुंच जा रही है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। तो वो अब समय गया कि बेवकूफ बना के और छोटे छोटे देशों पे कब्जा करके और बैठ जाओ और अपने आप को दादा बताओ वहां का। नहीं चल पाएगा ये अब नहीं चल पाएगा। अब चलेगा जो मजबूत होगा वो जीतेगा, और अब सामने सामने लड़ाई होगी और बोल के होगी। ये नहीं भाई कि तुम मार भी रहे हो किसी को और कह भी दोगे नहीं 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 हमने नहीं किया है, ये तो किसी और ने किया है। तो ये अब ये सारी चीजें चलने वाली नहीं है दोस्तों। अब बात सिंपल सी है, अगर आप कुछ भी गलत करोगे पूरी दुनिया जानेगी, सबको पता चलेगा और आप बदनाम भी होगे। यही हुआ अमेरिका के साथ। ट्रंप वेनेजुएला के साथ किया ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड पे जैसे उसने नाम लिया ग्रीनलैंड का, पूरा यूरोप एक हो गया दोस्तों। इसके दोस्त दुश्मन हो गए। अमेरिका का दोस्त था यूके, बिल्कुल पिछलक को जिसको पूछ बोला जाता था अमेरिका का। जहां जाएगा अमेरिका आंख उठा के यस सर, पीछे पीछे चल देगा यूके। जहां अमेरिका जाता था कनाडा पीछे पीछे चल देगा यस सर। आज के डेट में वही दोनों दुश्मन बने बैठे हैं। मार्क कार्डनी ने तो सीधे बोल दिया कि ऐसा अगर होगा हमको जवाब देना चाहिए, मिल के जवाब देना चाहिए सीधा। किसी भी बड़े देश के बारे में कोई छोटा देश नहीं सोचेगा कि हाँ चलो मुझे मेरे लिए करते हैं मैं उनके लिए करूंगा। ये सब गया, खत्म है। अब सारे आपस में मिलके और तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं ग्रीनलैंड में कि आओ साहब, अगर हारे या जीते वो बात की बात है, लड़ेंगे जरूर। तुमको फ्री में नहीं दे देंगे ग्रीनलैंड। तुम्हारी ये जो बदतमीजी चल रही है दुनिया भर में। और इसने एक और चीज किया है दोस्तों, अभी रिसेंट का ही न्यूज है कि इसने एक पीस बोर्ड बनाया है, पीस बोर्ड फॉर गाजा फिलिस्तीन में शांति बहाल करने के लिए पीस बोर्ड बनाया। उस पीस बोर्ड में सबसे पहला मेंबर जो जुड़ा ट्रंप के कहने पे, वो आपको जान के हंसी आएगी दोस्तों, हमारे पड़ोसी चाचा शहबाज चाचा। लेकिन कान में कुछ कह रहा था, ये आया न्यूज में, कान में वो कह रहा था कि सर देखो मैं मेंबर तो बन जाऊंगा आपके कहने पे, आप जो कहोगे मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। पैसे का देख लेना कुछ। आप अगर देखोगे डावोस का जो इकोनॉमिक समिट का जो फुटेज आया है, उसमें वो बात कर रहा था ट्रंप से, कुछ कान में बात कर रहा था। उसने साफ साफ बोल दिया कि सर जो भी है ज्वाइन भी कर लूंगा, सब कर लूंगा, लेकिन पैसा नहीं, पैसा मत मांगना। वो बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर ले तू। तो सबसे पहला दुनिया का सबसे मजबूत आर्मी वाला देश, क्या बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इज द वन ऑफ द मोस्ट एंड पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन दिस प्लेनेट, ऑन दिस प्लेनेट, सॉरी इन दिस प्लेनेट नहीं, ऑन दिस प्लेनेट। तो दोस्तों 60 देशों को इनवाइट किया था ट्रंप ने, कि 60 कंट्रीज को उसने पीस डील के लिए इनवाइट किया था, पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए, जिसमें उसने इंडिया को भी भेजा था न्योता, फ्रांस को भी भेजा था। ये 2 देश इसलिए फेमस हुए क्योंकि इंडिया का भी कुछ बोलता नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, जो हमारा मन करेगा करेंगे, जो नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। और फ्रांस ने मुंह पे बोल दिया नहीं शामिल होंगे।
फ्रांस आजकल बहुत उत्तेजना के साथ और उत्तेजित होके अमेरिका के साथ डील कर रहा है, बातचीत भी बहुत गंदी कर रहा है और अमेरिका भी इसका बहुत घटिया इस्तेमाल कर रहा है। इमैनुअल मैक्रोन का एक प्राइवेट मैसेज आया था ईरान को लेके, और ये जो भी चल रहा है ईरान में, ग्रीनलैंड में, वेनेजुएला में, कि देखो भाई मैं ईरान में तुम्हारे साथ हूं, सीरिया में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम जो ग्रीनलैंड कब्जा करने की बात कर रहे हो ये हम तुम्हारे साथ नहीं दे पाएंगे। ये ट्रंप ने क्या किया, उसको पब्लिक कर दिया। इसके पास बिल्कुल सेंस नहीं है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल सोशल सेंस। भाई कोई भरोसा करके तुमसे बात करने जा रहा है, कोई बात कर रहा है भरोसा करके कि चलो दो लोगों की बात है, दो लोगों के बीच में रहेगी, और तुम उस भरोसे को तोड़ दे रहे हो। एक सेकंड में नहीं लग रहा है, आगे से कोई भरोसा करेगा तेरे पे? कभी नहीं। लेकिन वो सोचता है कि मैं दादा हूं, मैं पूरी दुनिया का दादा हूं। ये अब चल नहीं पाएगा, ये चलने वाला है भी नहीं अब। तो कुल मिला के दोस्तों ये है कि अमेरिका अपने औकात पे धीरे धीरे वापस आ रहा है। 60 लोगों को पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा था, जिसमें से केवल 20 देश, वही मुल्ले मौलवी, मौलाना मौलवियों के जो देश है छोटे छोटे, कतर, अरब, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, यही सब छोटे छोटे देश आए, चलो सब हम पीस बोर्ड बनाएंगे। और उसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा? ट्रम्प, गोरे चाचा। देखो दोस्तों आगे क्या होता है। और ये पीस बोर्ड यूएन के समकक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम यूएन की बराबरी करेंगे। अब यूनाइटेड नेशन जो दुनिया भर में नहीं कर पा रहा है, पीस नहीं कर पा रहा है, वो हम करेंगे। पहले गरीबों को लूटना छोड़ दो, फिर पीस की बात करना। खुद गुंडा है वो, क्या पीस करेगा? कहीं नॉर्मल बात उसकी नहीं चल पाती है तो गुंडे ही पे उतर आता है कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, बुरा कर देंगे, बहुत बुरा कर देंगे। ईरान को धमकाया, सबको धमकाता ही रहता है। जो धमकाने से आज के डेट में काम नहीं होगा। आज के डेट में अगर दुनिया को गलत लगा और सब आपस में मिल गए तो किसी के भी एबीसी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फॉलो करना ना भूले, फॉलो जरूर करें दोस्तों। आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। नए मेंबर्स मैं देखता हूं बाद में जब उस पर व्यूज आते हैं, नए मेंबर्स लगभग 70% हमारे नॉन फॉलोअर्स वीडियो को देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। फॉलो कर दीजिए दोस्तों, फॉलो करने में कुछ नहीं जाता है। और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर लगता हो आपको ऐसा कि कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है इससे, थोड़ा बहुत भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो ये वीडियो, तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर मन हो तो। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं, आप फॉलो कर लेंगे उतना ही मेरे लिए काफी होगा। लाइक कमेंट से ही मैं खुश हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।